नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। न्यायपालिका और न्यायपालिका में बैठते हैं न्यायाधीश, जो लोगों के गुनाह और बेगुनाह होने का फैसला करते हैं। लेकिन जब यही न्यायाधीश यानी कि जज साहब खुद सवालों के घेरे में हो तो सवाल तो उठता है, एक जज की सैलरी कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा 4 लाख हो सकती है। लेकिन किसी जज के स्टोर रूम में आग लगे और सामान की जगह पैसे जलें, तब जहन में एक सवाल उठता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जज का सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में, जी हां, स्टोर रूम में जले नोटों के बंडलों की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हुई है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया। फिलहाल जस्टिस वर्मा ने इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है, उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसा कहा। जांच और आरोपों के खंडन से जुड़ी है यह रिपोर्ट, देखिए। आमतौर पर जज का नाम कम ही लोग जानते हैं। जो लोग केस और वकालत करते हैं उन्हें जजों के बारे में जानकारी होती है, वरना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यों के चीफ जस्टिस के नाम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल 14 मार्च को दिल्ली की 30 तुगलक रोड स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। 14 मार्च को क्या हुआ? अग्निकांड में 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी, जिसने आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 जली बोरियां मिली। उसके अंदर नोट भरे हुए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने का वीडियो भी जारी किया। पैंसठ सेकंड के वीडियो में नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं। इस मामले में CJI ने 3 मेंबर की जांच कमेटी बना दी है और जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के मोबाइल फोन की जांच करने के आदेश भी दिए गए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी जांच के लिए गठित कर दी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। इस बीच जांच के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि जब तक मामले में कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस प्रक्रिया को फॉलो करें। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि घटना के समय वो घर में मौजूद नहीं थे और उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों को सख्ती से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये स्टोर रूम उनके मुख्य आवास से अलग है और कई लोगों की पहुंच में है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने कैश एट होम मामले में क्या कहा है।
मैं तो मध्य प्रदेश में था। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घटना के समय वो अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश में थे और उनके दिल्ली स्थित आवास में केवल उनकी बेटी और बुजुर्ग मां मौजूद थी। वो और उनकी पत्नी 15 मार्च को भोपाल से इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली लौटे। उन्होंने कहा कि जब आधी रात के करीब आग लगी तो उनकी बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को सूचना दी। जब आग बुझाई गई तो परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नकदी या नोटों के अवशेष नहीं मिले थे। बहरहाल जस्टिस वर्मा दलीलें तो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से 5 सवाल किए। घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? दूसरा सवाल, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा सवाल, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था? चौथा सवाल, जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाएं। पांचवा और अंतिम सवाल, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट ना करें। जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने का आदेश 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने दिया है। साथ ही जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। ऐसे में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से मिले कैश का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये कि इन नोटों का सच क्या है। थोड़ा इंतजार कीजिए, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सच भी सामने आएगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो देखिए, इस कैश कांड में बहुत कुछ छिपा है। जज कह रहे हैं पैसा उनका नहीं है, लेकिन किसी के घर के करीब से वो पैसा बरामद हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बोरे में भर के पैसा जला देगा। पैसा आजकल बड़ा प्रिय चीज है, तो पैसा जलाएगा तो नहीं, ये तय बात है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जस्टिस यशवंत वर्मा नोट एट होम मामले से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। लीगल एरिना में इस मामले की चर्चा का बाजार भी गर्म है। ऐसे में देश के कानूनविद और नेताओं की अपनी अपनी दलील है। हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि इस मामले की जांच तेजी से होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए। सियासी और कानून से जुड़े लोग इसे अपने तरीके से प्रतिक्रिया इसमें दे रहे हैं। सीनियर एडवोकेट्स का कहना है कि कैश मामले में सरकार को तय करना है कि जस्टिस पर महाअभियोग चले या फिर ना चले। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जांच के लिए एक इन हाउस कमेटी का गठन कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय से कहा कि वो जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य ना सौंपे। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को लेकर सीनियर एडवोकेट उज्जवल निगम ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं छुपाया। ये बहुत सराहनीय कदम है। निकम ने यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्र की स्थिरता 2 फैक्टर पर निर्भर करती है।
पहली, आम आदमी का देश के कानून पर विश्वास होना चाहिए और दूसरा, देश की न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। लिहाजा इस मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उज्ज्वल निगम ने कहा कि कमेटी छानबीन करेगी। वर्मा का कहना है कि वो पैसे उनके नहीं हैं, इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना है या नहीं, ये सरकार को तय करना चाहिए। जल्द से जल्द आज सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश कर दिया है। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में, उनके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना क्या नहीं, ये भी जरूरी है। उज्ज्वल निगम ने साफ साफ महाभियोग की बात नहीं कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सीनियर वकील अमन लेखी ने कहा कि इस मामले में 2 कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई हो सकती है, ये उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। इंक्वायरी शुरू कर दी है उन्होंने, तो मेरे हिसाब से ये इंक्वायरी एक अच्छा प्रेसिडेंट होगा, ताकि आगे कोई अगर कुछ ऐसे करेगा तो उसको थोड़ा भय होना चाहिए, डर होना चाहिए कि भैया ऐसे करने से वो आसानी से निकल नहीं पाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हो सकती है, 2 तरह की कार्रवाई हो सकती है। दिस कैन गो टुवर्ड्स इम्पीचमेंट, एंड अगर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस, एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड, एंड पर्सुएंट टू एफआईआर बीइंग रजिस्टर्ड, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। वहीं आम आदमी के नेता गोपाल राय ने साफ कहा कि इस तरह की घटना से न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इस पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे। इस पूरी परिघटना ने भारतीय न्याय व्यवस्था के संचालकों के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा किया है, और मुझे लगता है कि ये जनता के बीच में आवाज़ तो उठती रही है, जो फैसले आते रहे हैं उन पर प्रश्न भी उठते रहे, लेकिन जिस तरह से नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई, जलते हुए नोट सबने देखा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि न्यायपालिका की वर्तमान में स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि इस पर त्वरित गति से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, जिससे जनता का न्यायपालिका पे भरोसा बढ़े। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जस्टिस वर्मा के तबादले का प्रस्ताव और इस मामले की जांच अलग अलग विषय हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कथित मामले पर चर्चा के लिए कोलेजियम की बैठक की पुष्टि की। शीर्ष अदालत ने कहा 20 मार्च को सीजेआई और 4 सीनियर जजों वाले सुप्रीम कोर्ट के
कोलेजियम की बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया था। उसके बाद जस्टिस वर्मा के अलावा शीर्ष अदालत के कंसल्टिंग जजों के संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजे गए। वहीं इस मामले पर बार काउंसिल के सीनियर वकील और चेयरमैन आदिश सी अग्रवाल ने भी अपना नजरिया रखा। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई तो जस्टिस वर्मा के परिवार का सदस्य नहीं था। ऐसे में सरकार को कोलेजियम के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और चश्मदीदों के बयान को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। That no one from the family of the judge was present when this fire occurred and alleged recovery of money was there. Let the House Committee make independent and submit the report to the Chief Justice of India for taking appropriate decision. I also request the Government of India to accept the proposal of the Collegium of Supreme Court by which the Justice Verma has been transferred to his parent High Court of Allahabad. This will help in making proper independent inquiry. The witnesses will be also making statement free from any fear, and this will also provide opportunity to Justice Verma to start his judicial work in Allahabad High Court. Thank you. ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या व्यवस्था? संवैधानिक कोर्ट के जजों के खिलाफ आरोपों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आंतरिक जांच सिस्टम मौजूद है। इस प्रक्रिया के तहत चीफ जस्टिस प्रारंभिक जांच के बाद संबंधित जज की प्रतिक्रिया हासिल करते हैं। उसके बाद मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी का गठन करते हैं। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। किसी संवैधानिक कोर्ट के जज को संसद से पारित महाभियोग प्रस्ताव के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। देश के इतिहास में किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। हालांकि कुछ जजों पर प्रोसीडिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने प्रोसीडिंग पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में ये जानने की जरूरत है कि किसी जस्टिस पर महाभियोग कैसे लगता है। आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में किसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई 4 बार शुरू की गई। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस के अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण के बाद निष्कासन आदेश जारी कर सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। लिहाजा जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये मामला जांच का विषय है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करवा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।